हेलो बच्चों। आज हमारा जो विषय है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेकंड पार्ट पर हम कुतुबुद्दीन ऐबक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो व्याख्यान हुआ है उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस तरह की प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह से वो सुल्तान बना, इस पर हमने बात कर ली थी। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बन गया तो उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना में को सुदृढ़ बनाने के लिए या उसकी स्थापना को या उसके विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का योगदान दिया, इस मुख्य बिंदु पर बात करने का प्रयास करेंगे। सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन का जो सबसे पहला जो कार्य था वो था कि गजनी और गौर से संबंधों को विच्छेद करके और भारतीय जो प्रदेश थे वहां पर एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना करना। गौर का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद वो अयोग्य था और जो ख्वारिज्म के शाह की शत्रुता और शक्ति के कारण यद्यपि जो गौर साम्राज्य था उसका अंत निकट था। कुतुबुद्दीन ख्वारिज्म के शाह की शत्रुता और शक्ति के कारण उसे भारत में तुर्की सल्तनत की उन्नति और शक्ति के लिए एक शत्रु समझता था या घातक शत्रु समझता था। उसने गयासुद्दीन महमूद के पास दूत भेजा और यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह भारत को एक स्वतंत्र राज्य और उसको भारत का सुल्तान स्वीकार कर लेता है तो वह ख्वारिज्म का जो शाह है उसके विरुद्ध उसकी सहायता करेगा। गयासुद्दीन को अपनी व्यक्तिगत शक्ति का आभास था तो वो यह भली भांति जानता था कि कुतुबुद्दीन को बलपूर्वक अपने अधीन नहीं रखा जा सकता। तो उसने कुतुबुद्दीन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके पास राज चिन्ह और ध्वज भेजकर उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम तुर्क सुल्तान बना और उसके द्वारा भारत में स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना की गई। अब कुतुबुद्दीन का जो अगला कार्य था वो था ताजुद्दीन एल्दौज और नासिरुद्दीन कुवाचा के जो प्रयास कर रहे थे भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करने का, उन प्रयासों को विफल करना। ये दोनों ही कुतुबुद्दीन के प्रबल प्रतिद्वंदी थे और उसके समान ही ये गौरी के भी प्रिय दास थे। नासिरुद्दीन कुवाचा उच्च और मुल्तान का हाकिम था और वो तेजी से अपनी शक्ति का वृद्धि कर रहा था। मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद वह उच्च और मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा था और मौका मिलने पर भारतीय राज्य पर भी अधिकार करने की ताक में था, किंतु ऐबक ने उससे अपनी पुत्री का विवाह करके उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और कुवाचा ने इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य है उसको स्वीकार कर लिया। कुतुबुद्दीन का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यल्दौज था और वह करमान का हाकिम था और उसने मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन गौरी की मृत्यु के बाद गजनी पर अधिकार कर लिया था। चूंकि जो गजनी थी वो मोहम्मद गौरी की राजधानी रह चुकी थी, इसलिए यल्दौज अपने आप को मुइजुद्दीन के राज्य का वैध उत्तराधिकारी समझता था और वह अब यह कोशिश करने लग गया था कि अब वो भारतवर्ष पर अधिकार करे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पंजाब की तरफ बढ़ा। लेकिन कुतुबुद्दीन ने, जो कि उत्तर पश्चिम से आने वाली किसी भी संकट का सामना करने के लिए पहले से ही दिल्ली को छोड़कर लाहौर में रह रहा था, उसको आगे बढ़कर उसका मुकाबला किया और उसको युद्ध में पराजित करके वहां से भगा दिया।
भविष्य में यल्दौज के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए ऐबक ने अब लाहौर में स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया और उसने अब लाहौर को ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना दिया। किंतु यल्दौज को ऐबक की जो शक्ति थी उसको उसको अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने फिर कभी भी भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज के भारत पर अधिकार करने के जो प्रयत्न थे उनको पूरी तरह से विफल कर दिया और उसने दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति में नहीं फंसने दिया। कुतुबुद्दीन का एक शासक के रूप में जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो था कि बंगाल पर दिल्ली का पुनः आधिपत्य स्थापित करना, क्योंकि 1206 में मोहम्मद बख्तियार खलजी का वध करके अली मर्दान खान लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया था और ऐबक ने यह देखा कि वह अन्य कठिनाइयों के कारण बंगाल के मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उसने अली मर्दान को बंगाल का हाकिम स्वीकार करके बंगाल पर दिल्ली का आधिपत्य स्थापित करने के एक योजना बनाई। उसने खलजी जो सरदार है उनकी शक्ति का दमन करने के लिए कैमाज रूमी को लखनौती भेजा और जिसने उनको युद्ध में पराजित कर दिया और अंत में जो खलजी सरदार है उन्होंने ऐबक के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात अली मर्दान की लखनौती का सूबेदार उसको नियुक्त कर दिया गया और उसने दिल्ली सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर शासन करना आरंभ कर दिया और नियमित रूप से वार्षिक कर देने का वचन दिया। तो इस तरह से जो खलजी सरदारों के विरोध और बंगाल के स्वतंत्र हो जाने की आशंका का अंत हो गया और बंगाल पर दिल्ली के सुल्तान का एक तरह से शासन कायम हो गया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने नासिरुद्दीन कुआचा और यल्दौज से जो प्रारंभिक जो संघर्ष था उसका अंत किया, साथ में ही उसके द्वारा प्रारंभिक कठिनाइयों को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले ऐबक को जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा उसको अनेक हिंदू विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ये वो हिंदू विद्रोह थे या वो हिंदू शासक थे जिनके राज्यों पर किसी समय मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था और उनको तुर्की राज्य में मिला लिया था। लेकिन जैसे ही इन हिंदू शासकों को मुइजुद्दीन की मृत्यु का समाचार मिला, इन्होंने पुनः अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। जैसे कि जो चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मा ने कालिंजर पर पुनः अधिकार कर लिया, प्रतिहारों ने ग्वालियर को छीन लिया और हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गढ़वालों ने बदायूं और फर्रुखाबाद के प्रदेशों को तुर्कों से छीन लिया। किंतु ऐबक उत्तर पश्चिमी सीमा की और बंगाल की राजनीति में वो इतना व्यस्त रहा कि वह हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका। यद्यपि बदायूं पर उसने अधिकार करके इल्तुतमिश को वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया था और दूसरे अन्य जो राजा थे उनको उसने अपनी शक्ति से आतंकित भी कर रखा था, लेकिन कालिंजर और ग्वालियर पर पुनः तुर्की आधिपत्य स्वीकार वह नहीं करा सका और इन्हीं परिस्थितियों में 1210 में जब वो लाहौर में चौगान खेल रहा था तो वो घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभिक जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना में सफल रहा, क्या वो एक सफल शासक था, उसका अपनी प्रजा के प्रति किस तरह का व्यवहार था, क्या हम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रजा कल्याणकारी सुल्तान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। तो इन मुख्य विभिन्न बिंदुओं पर बात करते हुए सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करेंगे कि वो बहुत ही दानी सुल्तान था और इसीलिए उसको लाख बख्श की उपाधि मिली हुई थी, अर्थात वो लाखों का दान करने वाला
सुल्तान था। योग्य सेनानायक होने के साथ साथ उसकी साहित्य में भी रुचि थी और हसन निजामी और फखरे मुदवी जैसे विद्वानों को उसने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया हुआ था और उन दोनों ने अपने ग्रंथ उसी को समर्पित किए हैं। अगर कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान की हम बात करें तो उसने 2 मस्जिद, एक दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम के नाम से और दूसरी उसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। नव स्थापित तुर्की सल्तनत के शत्रुओं का दमन करना और जीते गए राज्यों के शासन को सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था करना, यही ऐबक का मुख्य काम था। क्योंकि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारतीय राज्यों को गौरी राज्य के अन्य भागों से अलग करके बड़ी ही दूरदर्शिता का परिचय दिया था और दिल्ली में उसने स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की। अतः भारत में तुर्की राज्य की स्थापना भले ही न कर सका हो, परंतु जहां तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना का सवाल है तो यह जो श्रेय दिया जाता है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया जाता है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की और मोहम्मद गौरी के जीते हुए प्रदेशों को उसने सुरक्षित रखने का प्रयास किया और वहां पर उसने कुशल प्रशासक के तौर पर भी कार्य करते हुए कुशल जनता के प्रति कल्याणकारी कार्य किए।